हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी जरूर मित्र में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे, खास खास तबसरों में ये है कि अमेरिका, इसराइल के और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो रोज बरोज खौफनाक रुख अख्तियार करती चली जा रही है। पता चला है कि अब वहां पर परमाणु बम से हमला करने की भी तैयारी चल रही है। हालांकि ये इसकी पुष्टि नहीं हुई है पूरी तरीके से, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है कि ईरान पर अब परमाणु हमले का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद उसने कहा है कि इस से जो है ये इंसानियत के खिलाफ है, इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और ये कहते हुए उसने संयुक्त राष्ट्र के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये चौंकाने वाली और दहलाने वाली जो बात सामने आई है खबर कि अगर परमाणु हमले का कोई मंसूबा है तो इस तरीके से एक अधिकारी कह रहा है, उसने इस्तीफा दे दिया है पद से अपने। तो अब उसको लेकर के बहुत ही खलबली मच गई है कि क्या ये सही है कि नहीं है, क्योंकि अधिकृत इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया है उसने कुछ सबूत भी पेश किए हैं, कुछ पेपर्स ऐसे दिखाए हैं उसने अपने लोगों के बीच में, और सारी दुनिया को आगाह किया है इस हमले को लेकर के, और कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा हमला होगा और यह अमानवीय होगा पूरी तरीके से। हालांकि इस तरीके के हमले को लेकर के जो फौजी अफसरान हैं या विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि परमाणु हमला जो है किसी भी जंग में आखिरी हमला हर बार होता है। इस्तेमाल करने का इतनी जल्दी जो है परमाणु बम से हमला नहीं होता। तो बहरहाल अब लेकर के ईरान के हालात बहुत ही और नाजुक होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप के भी बयान को लेकर के एक अजीब व गरीब हालात पैदा हो रहे हैं कि ट्रंप कभी कहते हैं कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, हम उसे बनाने नहीं देंगे, और उसके बाद तमाम बनाने के जखीरा मौजूद है, सामग्री मौजूद है जिसे हम अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यही कह के उसने जंग भी छेड़ी थी, और जंग की पहल खुद अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर की थी। अब ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं तय हो पा रहा है कि ट्रंप चाहते क्या है। अब ट्रंप ये कह रहे हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को मीडिया रिपोर्ट में बताया कि फाइनेंशियल टाइम्स में एक इंटरव्यू उनका छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल मेरा मकसद जो है पसंदीदा मकसद बताया उन्होंने कि सबसे ज्यादा प्रिय मकसद हमारा ये लक्ष्य है कि हमें पूरे तेल पर कब्जा करना है। ईरान में जितना भी तेल का भंडारण है उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, अमेरिका का अधिकार होना चाहिए, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते, मेरे सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो उन्होंने मीडिया के एजेंसी के रिपोर्टर से ये बात कही, और जब उसने ये सवाल पूछा कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने ईरान को इतना जबरदस्त हमला करके खत्म कर डाला है कि अब वहाँ की व्यवस्था सुरक्षा करने लायक नहीं बची, वहाँ पर बिल्कुल खोखला कर दिया हमने। अब हम जल्दी ही अपना ये मकसद भी पूरा कर लेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में तेल पर कब्जा करना चाहते हैं, और उन्होंने इसके लिए वेनेजुला की मिसाल भी दी कि वेनेजुला में भी हमने इसी तरह का हमला किया था, और आज पूरा तेल का भंडारण और पूरा कब्जा हमारे हाथ में है, और हम अब सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर तेल के इस तरह के भंडारण है वहाँ हमारी यही कोशिश होगी कि हम उस पर हम कब्जा अमेरिका का हो। और उधर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा है कि देश को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करा दिया गया है। 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था, जिसकी को कामयाबी से सफल कर लिया है। और उन्होंने इसके साथ इल्जाम लगाया कि दरअसल नक्सलवाद जो है वो कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा की देन है। ये लोग जितने भी नक्सली बने हुए हैं वो सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों के बिना पर है, क्योंकि इसी पार्टियों ने इन लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ने दिया, यानी नक्सली के साथ वो खुद नक्सली हो गए। तो इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, और कहा इसके लिए उन्होंने पुलिस, राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में इन दोनों एजेंसियों ने बड़ा साथ दिया, बहुत अच्छा काम किया, इसकी उन्होंने बहुत तारीफ की। और कांग्रेस और की सरकार, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के पहले जब जब कांग्रेस पूरे देश में हुकूमत में रही है उस तरह से नक्सली ज्यादा पैदा हुए हैं, ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में एक बात यह है, लोग बहुत कम जानते हैं कि नक्सलवाद है क्या, नक्सल क्या है। तो ये आजादी के बाद ऐसा हुआ था कि एक गांव नक्सल था जहां पर कि लोग रह रहे थे, लेकिन देश की आजादी के बाद वहाँ विकास का कोई काम नहीं होने पाया था। वो गांव ऐसा छूता छूट गया था जहाँ न सड़क थी, ना तरक्की का कुछ भी नहीं था, पीने का पानी और सड़क, ये रोशनी, बिजली। तो वहाँ के लोगों ने फिर ये हुआ कि वहाँ कुछ लोग इस तरीके के लीडर बन गए जो अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू हो गए। तो वो गांव का नाम नक्सल था, और वहाँ के लोगों ने जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू किया है तो वहाँ के लोगों को नक्सली कहा कहा जाने लगा।
उसी तरीके से नक्सलाइट बने और फिर ये पूरी दुनिया में, अरे पूरे देश में इनका वो नाम होने लगा कि जहाँ जहाँ पर इस तरीके के लोग थे। तो इस तरह की विचारधारा तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ये रहता है कि भाई, ये अगर कांग्रेस में भी रहा है कि जो गरीब तबका है, छोटा तबका है, उसकी मदद करो। अब उसको बीजेपी कह रही है कि ये जो है, ये ऐसे लोगों के मदद के नाम पर नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो जो पिछड़ा है वो अपनी मांग को लेकर के कर रहा था तो नक्सली कर रहा है, लेकिन बाद में यही नक्सल लोग जो थे वो बजाय अपने अधिकार लड़ने के लिए वो आ गए हिंसा पर उतारू हो। जैसे कहा जाता है कि ऐसा आरोप है कि वो हिंसा पर उतारू हो गए, और जब भी पुलिस दस्ता आ जाता था तो वो सुरंग बिछा करके जमीन में उड़ा देते थे। तो ये जंग बहुत दिनों से चल रही है, कांग्रेस के ही दौर से चल रही है कि पुलिस जल्दी उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि नक्सलवाद पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, इसका पूरा सफाया कर दिया गया है। अब कहीं कोई कुछ होगा तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। और उधर दिल्ली पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी शब्बीर लोन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये भारत में देश के अंदर किसी बड़े कारनामे को अंजाम, दहशतगर्दी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, और पुलिस को सूचना मिली है तो पुलिस ने उसको पकड़ ली, गिरफ्तार कर लिया है, और उससे पूछताछ जारी है कि वो कहाँ कहाँ क्या बात, किस घटना को अंजाम देना चाहता था। अभी कोई बहुत सारी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन बहरहाल ये पुलिस ने दावा किया है कि लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद किसी बड़ी घटना से देश को बचा लिया गया है। इसी तरह दिल्ली पुलिस ने देश भर में झूठी अफवाहें टेलीफोन के जरिए फैलाने से दहशत फैलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। कर्नाटक का ये शख्स श्रीनिवास लुइस है, 43 साल का, जो बेंगलोर में अपनी माँ के साथ रहता है। पुलिस ने इसको कर्नाटक से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स जो था फर्जी फोन के जरिए लोगों को बताता था पुलिस को, और यहाँ पर कि फला रेलवे स्टेशन उड़ने में बम रखा है, उड़ा दिया जाएगा, फला हाई कोर्ट में, फला होटल में, फला मतलब हर बड़ी जगहों को। इस तरीके से अब तक वो 100 कॉल कर चुका था। जब भी पुलिस उसकी छानबीन करती थी तो कहीं मामला झूठा फर्जी पाया जाता था। तो बहरहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है सेवानिवृत्त कर्मचारी है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता था, क्या था, ये अभी उस पुलिस ने बहुत सारी तफसील नहीं बताई है। बहरहाल उससे पूछताछ जारी है। और असम में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार के जबरदस्त अभियान में जुटे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने असम में एक रैली को संबोधित किया था, लेकिन अब उन्होंने एक डिजिटल रैली को भी संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि असम जो है वो सिर्फ घुसपैठियों की ही पहचान समस्या नहीं है। असम में घुसपैठ की समस्या ही नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा का भी मसला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से असम में कांग्रेस की सरकार के दौर में असम में घुसपैठियों ने, यानी घुसपैठियों से मुराद ये है कि असम से मिला जो बांग्लादेश और की पाकिस्तान की सरहदें हैं, वहाँ से लोग घुसपैठ करते हैं। तो मुसलमान होते हैं, ज़्यादातर हिंदू मुसलमान की ही बात करके वोट की बात की जाती है कि जो वो लोग आते हैं वो सब कांग्रेस के लिए आते हैं। ऐसे इन लोगों का यही आरोप है कि कांग्रेस उनको आने देती है ताकि उसका वोट बैंक बढ़े। और अब की तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यहाँ आते थे और कांग्रेस की हुकूमत उनको जमीन देती थी, उपलब्ध कराती थी, वो यहाँ रहने लगे, असम वासियों को हक मारने लगे। तो बहरहाल उन्होंने इस तरह की तमाम बातें अपनी संबोधन में कही है, और कांग्रेस की सरकार पिछली सरकारों को खूब निशाने पर लिया और कहा कि असम वासियों को अब ये सोचना होगा कि असम की पहचान देश की सुरक्षा की पहचान के तौर पर होगी, क्योंकि इसमें जो घुसपैठ खत्म होगी तो इससे देश का हित होगा और देश की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा राज्यसभा में मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण देने के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संसद सदस्य ने मुद्दा उठाया तो विपक्ष ने इसका वॉकआउट कर दिया, बहिर्गमन कर दिया सदन का। बताया जाता है कि भाजपा के लक्ष्मण ने ये आरोप लगाया था राज्यसभा में कि कुछ राज्यों में ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लास में जो आरक्षण है उसमें मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जा रहा है, जो गैर कानूनी है और इसको नहीं दिया जाना चाहिए। भाजपा इसको लेके काफी दिनों से आंदोलन भी चला रही है। तो सांसद सदस्य ने कहा है, लक्ष्मण ने, कि इसकी जो है सरकार को समीक्षा करनी होगी और पता करना होगा कौन कौन से राज्य हैं। जाहिर है कि पूरे देश के सारे सब जगह पर जो है वो भाजपा की सरकार है नहीं, गैर भाजपा सरकार भी है। तो उनका इशारा यही था कि उन राज्यों में इस बात की समीक्षा कराई जाए और पता किया जाए कि ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण क्यों दिया जाए। तो इस बात पर विपक्ष ने काफी विरोध जताया नहीं, लेकिन बात जब ज्यादा बढ़ी तो विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। और इसके अलावा एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यूपी के भदोई में
दोस्ती के नाम पर धोखा देने और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कालीन के कारखाने में काम करने वाले तीन दोस्त रहते थे, काम करते थे और अलग अलग रहते थे। इनमें एक दोस्त जो था उसका, वो किसी काम से बाहर चला गया था। तो दो दोस्त जो थे उसके अनुपस्थिति में, उसकी गैर हाजिरी में उसके घर पहुंचे और उसकी पत्नी के साथ उन्होंने गलत काम किया और उसको काफी शोषण किया उसका शारीरिक। और उसके बाद ये लोग भाग आए वहां से। जब वो लौटा है तो उसकी पत्नी ने ये बात बताई है कि आपके दो दोस्त जो साथी थे उन्होंने हमारे साथ ये बात, जब पति ने ये बात सुनी है तो बहरहाल पुलिस को रिपोर्ट किया है और पुलिस ने अभी, वो लोग भागे, फरार हैं, रिपोर्ट दर्ज कर ली है, कार्रवाई कर रही है। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है कि साथी के न रहने पर उसकी पत्नी के साथ बजाय उसकी रक्षा करने के लिए और भक्षक बन गए वो। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा सीतापुर में 12 साल पुरानी एक मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया है। ग्राम पंचायत में ये मांग उठी थी कि कब्रिस्तान और की जमीन पर और तालाब की भूमि पर एक मस्जिद बना ली गई है जो अवैध है। तो प्रशासन ने इस पर छानबीन कराई और पता चला कि वो, उसको प्रशासन के दावे के मुताबिक कि उसकी कोई सही वो नहीं निकली जमीन की, तो वो तालाब की और कब्रिस्तान की ही प्रतीत होती हुई। तो प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ जाकर के मौके पर मस्जिद को ढहा दिया, गिरा दिया। ये मामला लहरपुर क्षेत्र का है सीतापुर के, और वहाँ पर काफी तनाव ना पैदा हो, पुलिस ने और प्रशासन ने काफी पुलिस फोर्स लगा रखी थी। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के एक सहकर्मी कर्मचारी ने, 27 वर्षीय विकास राव ने, अपनी मेहनत से जो है वो पीसीएस की परीक्षा पास की है और वो सेल टैक्स में सहायक आयुक्त बन गया है। उसके इस सफलता पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है वो, तो उसकी इस कदम को लेकर के उसकी काफ़ी सराहना की जा रही है और कहा जा रहा है कि आदमी कोशिश करे तो उसको भी तरक्की मिलती है। यानी एक कर्मचारी से वो अधिकारी बन गया है तो बाकी लोगों को भी हौसला बढ़ाने वाला ये कदम लगा है और लोग बड़ी उसकी सराहना कर रहे हैं। और इसके अलावा वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोर को कुछ लोगों ने चोरी के शक में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। जब मामला पता चला, सामने आया, तो पता चला 16 वर्षीय सोनू को कुछ लोगों ने घेर रखा है और उसकी पिटाई कर रहे हैं और बुरी तरह से मार रहे हैं। जब तक पुलिस को इत्तला होती होती उसको इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और उसने शव को अपने कब्जे में लेकर के पूछताछ शुरू की है लोगों से। लेकिन बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाकया है। इसको लेकर के पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और चोरी की बात थी है या नहीं, अभी उसमें कुछ पुलिस सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।